Acha, but in today's class, we are going to solve IGCSE Maths, paper 4, extended one, and 0580 paper 4 and variance 2 over here. We are going to solve February-March 2023 paper. This paper is of 2 hours, 30 minutes. Secondly, papers are in this paper, calculators are allowed, but again, you have to show the necessary working. This paper is of 130 marks. Okay, na? So let's just start this paper. In question number 1, it is a ratio problem. Looks like a ratio problem. इसमें कहता है बेटा, Align and Beatrice share $750 in the ratio of 8:7. अच्छा, पहले Align का है और फिर Beatrice whatever you call it, इनका रेशियो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा आप. शो दैट एलन रिसीव $400. हमें शो करना है, तो देखो इसलिए यहाँ पर आंसर स्पेस गिवन नहीं है, वी हैव टू शो दिस. तो देखो एलन का रेशियो कितना है 8, टोटल रेशियो कितना है 8 + 7. मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ 8 + 7 is 15. तो नीचे टोटल रेशियो लिखा है मैंने यहाँ पर. तो अलाइन का रेशियो कितना है टोटल में 8 रेशियो है आउट ऑफ 15 ऑफ व्हाट वैल्यू, द वैल्यू इज 750. ठीक है ना, तो वैल्यू यहां पर 750 है. आप यहां पर कैंसिलेशन कर लें, 15 1 जा और 75 के टेबल में भी 15 आता है, दैट इज 5 जा. तो 8 × 50, 8 4 जा 40 एंड 1 0, दैट्स कॉल्ड 400. तो देखो हमने शो कर दिया कि दिस वन इज $400. अलाइन का रेशियो है, अलाइन का शेयर है इसमें. अलाइन स्पेंड $150, राइट, 150 एज अ परसेंटेज ऑफ 400. देखो 150 की परसेंटेज निकालनी है, तो आउट ऑफ व्हाट परसेंटेज, किस में से परसेंटेज निकालनी है. तो यूजुअली मैं आपको बताता हूं कि हमेशा इनिशियल वैल्यू से परसेंटेज निकालनी होती है. तो यहां पर इन्होंने इनिशियल वैल्यू का जिक्र यहां पर कुछ भी नहीं है. यहां पर इन्होंने खुद ने बताया हुआ है, जब इन्होंने खुद ने मेंशन करा हुआ है ना किस में से परसेंटेज निकालनी है, तो आपने उसी को फॉलो करना है. यानी 150 की परसेंटेज 400 से निकालनी है, 750 से नहीं निकालनी. हमेशा आपको याद है मैं बोलता हूं इनिशियल वैल्यू टोटल वैल्यू से परसेंटेज निकालनी होती है. तो यहां पर टोटल तो 750 है, तो हमें 750 से नहीं निकालना, एज अ परसेंटेज ऑफ 400 से निकालना, जो यहां पर इसने दिया हुआ है, जो अलाइन की अमाउंट थी, और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा. 150 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100. तो बेटा यहां पर आपके पास 2 0 से कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए. 150 डिवाइड बाय 4, इट इज गोइंग टू बी 37.5. कैलकुलेटर्स आर अलाउड. तो देखो मैं यहां पर आंसर स्पेस में लिख रहा हूं 37.5%. परसेंटेज का साइन ऑलरेडी यहां पर बना हुआ है, तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है. He invests remaining $250 at a rate of 2% per year simple interest. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है सर? I is equals to PRT/100. चलो सामने लिख दिया मैंने आपके. तो उसने रिमेनिंग $250, ऑब्वियसली 400 में से, अगर आप 400 में से $150 स्पेंड कर दिया आपने, बचे कितने $250. कैलकुलेट द अमाउंट अलाइन हैज द एट द एंड ऑफ 5 years. 5 साल बाद उसने $250 जब इन्वेस्ट कर दिए, तो 5 साल बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे, 5 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे. तो देखो बेटा सबसे पहले तो आप ये बात जान लें, I इज इक्वल टू P. P का मतलब होता है इन्वेस्टेड अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट. R का मतलब होता है रेट, विच इज 2 ओवर हियर, नॉट 2%, जस्ट 2. टाइम मींस 5 years, टाइम इन ईयर्स, क्योंकि रेट भी एयर में है, पर एयर के हिसाब से रेट दिया हुआ है, डिवाइड बाय 100. तो आफ्टर दिस सिंप्लीफिकेशन व्हाट वैल्यू विल गेट, 250 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, you'll get 25. This is the $25 जो कि इंटरेस्ट अमाउंट है. क्या यहां पर बेटा आपसे इंटरेस्ट अमाउंट पूछा जा रहा है? बेटा यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट दी अमाउंट. कह रहा है अमाउंट बताओ एलन हैज एट द एंड ऑफ 5 years. 5 साल बाद एलन के पास कितनी अमाउंट होगी? तो बेटा 250 में you'll add this 25, you'll get $275. ये एट द एंड इसकी अमाउंट होगी आफ्टर 5 years. देखो बेटा Beatrice invest her $350
एट अ रेट ऑफ 0.25% पर मंथ। अब देख रहे हो यहां पर उन्होंने डार्क करा हुआ है पर मंथ, मंथ को डार्क करा हुआ है, और यहां पर बेटा मेंशन करा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं जरा यहां पर लिख देता हूं। ए, ए का मतलब होता है फाइनल अमाउंट, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, 1+R/100, आर का मतलब होता है रेट, और होल ब्रैकेट पावर एन, एन का मतलब होता है बेटा हमारे पास टाइम। ऊपर टी का मतलब टाइम था, इधर एन का मतलब टाइम है। ऊपर कैपिटल आर का मतलब ये था रेट, इधर स्मॉल आर का मतलब भी रेट ही है। उधर पी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट, इधर भी पी का मतलब इन्वेस्टेड अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट। लेकिन बेटा यहां से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला में से आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट निकल कर आती है, और इधर जो ए, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसमें बेटा आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल होती है और आपकी इंटरेस्ट अमाउंट भी शामिल होती है। यानी इससे जो भी आंसर आएगा उसमें सिर्फ इंटरेस्ट, वो सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट शो नहीं कर रहा, वो बेटा आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट प्लस उसके अंदर आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल होता है। ठीक है ना? आओ मैं अब सवाल को आगे कंटिन्यू करता हूं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बिटरेज हैज एट द एंड ऑफ 5 years। अब देखो यहां पर आपने मसला समझना है। वो मसला क्या है? देखो यहां पर जो रेट है ना, दिस आर ओवर हियर, दिस इज द रेट। मैं यहां पर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। दैट इज 0.25% पर मंथ। और बेटा यहां पर जो टाइम दिया हुआ है वो एयर्स में दिया हुआ है। टाइम क्या दिया हुआ है? एयर्स में दिया हुआ है। तो टाइम और रेट सेम रिस्पेक्ट से हो, टाइम भी मंथ में हो, रेट भी मंथ में हो, टाइम भी एयर्स में हो तो रेट भी एयर्स में हो। तो मैंने बोला यहां पर आप मुझे बताओ, मैं अगर इस रेट को पर मंथ दिया हुआ है, रेट जो कि पर मंथ दिया हुआ है, और टाइम जो यहां पर बेटा मैं इधर लिख रहा हूं, टाइम जो है वो 5 years दिया हुआ है, मुझे टाइम को मंथ में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी लग रहा है। कैसे? ये देखो, मैं इधर 5 years में कितने मंथ्स होते हैं? सर एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 5 × 12 60 मंथ्स हो गए। मैंने टाइम को मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया। 5 years वी हैव 60 months। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, आई एम गोइंग टू पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला। यानी मैं इधर लिखता हूं कैलकुलेट द आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट डॉलर्स। वो अमाउंट पूछ रहा है अब आपसे, 5 साल बाद की अमाउंट, यानी वो आपसे फाइनल अमाउंट ही पूछ रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट इज 350, रेट कितना है 0.25 पर मंथ। दैट्स वेरी गुड कि आपके पास मंथ के हिसाब से रेट है। यहां पर टाइम भी मंथ के हिसाब से होना चाहिए। यू आर नॉट गोइंग टू राइट 5 ओवर हियर, यू आर गोइंग टू राइट 60 ओवर हियर। आपने बस ये वैल्यू पूरा कैलकुलेटर में पुट इन करना है, लाइक यू हैव टू पुट 350 इनटू, लेट मी शो यू दिस, कि आप किस तरह यहां पर 1+0.25 डिवाइड बाय 100 इंटू 60। अच्छा व्हाट आई एम डूइंग हियर, कि मैं आपको कैलकुलेटर के सीन भी दिखा देता हूँ, अक्सर बच्चे इसको लिखते गलत हैं। मैं आपको कैलकुलेटर के सीन दिखाता हूँ। 350 ब्रैकेट ओपन, 1+0.25 डिवाइड बाय 100। आई होप यू आर फॉलोइंग माई स्टेप्स। ब्रैकेट क्लोज, होल ब्रैकेट पावर, it is 60, it is equals to, you got 406.565। सही है ना? 565, 406.565 is the answer over here। 406.565 यहां पर वैल्यू आ रही है। अच्छा उसने बोला हुआ है करेक्ट टू द नियरेस्ट डॉलर। ये भी अक्सर बच्चे पूछते हैं बात को, मैं इधर रिपीट कर देता हूं। देखो ये डॉलर को रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल से पहले। सो आगे सबसे एंड में डॉलर कौन सा लिखा हुआ है? 6 ओवर है। डेसिमल से पहले वाली नंबर को देखो, 6 लिखा हुआ है।
अब 6 के बाद क्या लिखा हुआ है? 5 या 5 से बड़ा नंबर लिखा हुआ है? जी सर लिखा हुआ है। तो बेटा हम 6 में 1 ऐड करेंगे, इट विल बिकम $407। ये करेक्ट टू द नियरेस्ट डॉलर्स है। सो माय आंसर इज गोइंग टू बी $407 हियर। ठीक है ना? अच्छा, इसने फाइनल अमाउंट पूछी हुई है, दे आर नॉट आस्किंग यू अबाउट द इंटरेस्ट अमाउंट। फाइनल अमाउंट पूछी हुई है तो इसलिए $407 मैंने लिख दिया यहां पर। अगर मैं वैसे बता रहा हूं सिर्फ आपको यहां पर, सिर्फ जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर बोलता करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंट्स, अगर ये बोल देता ना, मैं यहां पर लिख देता हूं, अक्सर बच्चे ये भी पूछते हैं इसलिए मैं यहां पर जवाब दे रहा हूं, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंट्स लिख देता, यानी ये लिखा होता $406.565, तो इसको करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंट्स में क्या करना होता है? डेसिमल के बाद जो 2 डेसिमल प्लेस होती है बेटा, ये सेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ठीक है ना? अब यहां पर 6 के बाद, इस 6 के बाद देखो क्या नंबर 5 लिखा हुआ है, 5 या 5 से बड़ा नंबर लिखा हुआ है, तो बेटा ये हो जाता है $406.57। ये करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंट्स आंसर होता। बट सिंस उसने करेक्ट टू द नियरेस्ट डॉलर बोला हुआ है, मैं भी इसको मिटा रहा हूं यहां पर, तो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, $407 here। ठीक है, तो आप इस तरह क्वेश्चन करेंगे। देखो हमने टाइम को भी और रेट को भी मंथ में कन्वर्ट कर दिया, इसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन आसान हो गई यहां पर। फिर यहां पर रेशियो प्रॉब्लम एक और दी हुई है, और वो रेशियो प्रॉब्लम क्या है? कार्ल डीना एवर शेयर 100 ऑरेंजेस। कार्ल ऑरेंजेस, डीनास ऑरेंजेस 3:5, और कार्ल और एवा के ऑरेंजेस की यहां पर रेशियो कितना है? 2:3। फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस कार्ल रिसीव। कार्ल ने कितने ऑरेंजेस रिसीव करे, ये आपने बताना है। रेशियो का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही है, इसकी इसी को ना डिफरेंट वेज में पूछ लेता है वो आपको, कि आपके पास रेशियो डिवाइड करे हुए 3 लोग हैं, और यहां पर 2-2 करके रेशियो दिए हुए हैं, कार्ल डीना का और कार्ल और एवा का। तो देखो दोनों में कॉमन बंदा कौन सा है? कॉमन बंदा है कार्ल्स। तो हम यहां पर अगर दोनों के रेशियो सेम कंबाइन करना चाहते हैं, इन रेशियोज को अगर मैं कंबाइन करके करना चाहता हूं, तो बेटा मैं करूंगा क्या, कि कार्ल का जो रेशियो यहां पर 3 लिखा हुआ है और यहां पर 2 लिखा हुआ है, मैं इनको सेम करूंगा। मैं ऊपर जो रेशियो गिवन है इसको 2 से मिला कर आ रहा हूं, नीचे जो रेशियो गिवन है इसको 3 से मिला कर आ रहा हूं। क्यों? इससे होगा क्या, कि कार्ल और डायना का या डीना का जो रेशियो हो जाएगा बेटा, वो 6:10 हो जाएगा, और कार्ल का और एवा का रेशियो बेटा यहां पर 6:9 हो जाएगा। अब क्योंकि कार्ल जो कि कॉमन बंदा है, उन दोनों के रेशियो बेटा सेम है, तो बेटा नाउ यू कैन कंबाइन दिस कार्ल, डीना और डायना एंड एवा इन द रेशियो 6। डायना का रेशियो कितना है? 10। एवा का रेशियो कितना है? 9। सो यू गॉट द रेशियो इन वन लाइन ओवर हेयर। देखो एक ही लाइन में मैंने रेशियो लिख दिया बेटा। आई रोट 9 बिकॉज ये 3 इन दोनों से मिला होगा, 3 to the 6, 3 3 9। ठीक है ना? 2 3 6, 2 5 10। इससे क्या हुआ कि इन दोनों के ये जो कॉमन, ये पूरा रेशियो सेम हो गया। देखो कार्ल सेम हो गया, मैं इन दोनों को कनेक्ट कर सकता हूं, इन दोनों रेशियोज को मैं सिंगल लाइन में कनेक्ट करके लिख सकता हूं। ये मुझे फायदा हुआ। सर क्यों लिखा आपने इन दोनों को एक लाइन में क्यों लिखा? ताकि बेटा ये 100 ऑरेंजेस, ये टोटल ऑरेंजेस हैं यहां पर, तो बेटा मेरे पास यहां पर टोटल रेशियो निकल कर आ जाएगा। टोटल रेशियो कितना हो जाएगा? 6 + 10 + 9, दैट इज 25। और कार्ल, क्योंकि उनको कार्ल का चाहिए, कार्ल ने कितने ऑरेंजेस लिए, तो कार्ल का रेशियो इज 6 आउट ऑफ टोटल रेशियो 25, गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 100, टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देंगे इस रेशियो को। कार्ल का रेशियो इज 6 आउट ऑफ 25। किसका रेशियो? ये 100 ऑरेंजेस का रेशियो है। तो बेटा ये 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, यू कैन गेट 6 4 जा 24, यानी कार्ल ने बेटा 24 ऑरेंजेस रिसीव किए होंगे। अच्छा, मोस्टली बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन। तो 6 कार्ल का रेशियो है, इसकी वैल्यू कितने इसने ऑरेंजेस रिसीव करे मुझे नहीं पता। टोटल रेशियो 25 है और टोटल ऑरेंजेस 100 है,
You can find out the Carl, how many oranges Carl receive after cross multiplication. मतलब आप इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 625 into x, 6 into 100. तो 6 multiplied by 100 divided by 25, you'll get the same value 24 here. आप यूं भी कर सकते हैं इसे, ठीक है ना? लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन पार्ट सी है. So Fred buys a house. At the end of first year, the value of the house is increased by 5%. At the end of second year, the value of the house increased by 3% of its value at the end of the first year. The value of Fred house at the end of second year is $60, $564, $60,564. Calculate how much Fred pays for the house. कह रहे फ्रेड ने कितना हाउस के लिए पे किया है, ये जरा निकाल कर बता दें. देखो मैं लेट से मैं आप लोग के लिए एक आसान पहले एक स्ट्रक्चर बना दूं. देखो यहां पर क्या इनिशियल प्राइस पता है? क्या फ्रेड के हाउस की इनिशियल प्राइस पता है? नहीं पता, वही तो मालूम करनी है. लेट से इनिशियल प्राइस तो आप एक्स कह दो, ठीक है ना? एक साल बाद प्राइस इंक्रीज हो गई. नाउ दिस इनिशियल प्राइस इज ऑलवेज 100% प्राइस. एक साल बाद प्राइस इंक्रीज हो गई. आफ्टर 1 year प्राइस इंक्रीज हो गई. कितनी हुई? आई डोंट नो. और वो हो गई 5% इंक्रीज, यानी वो हो गई 105% ऑफ द इनिशियल वैल्यू. भाई 5% इंक्रीज हुआ है तो 100 + 5 इज 105%. एक साल बाद इसकी वर्थ कितनी है हमें नहीं पता, हमने सो वाई कह दिया, ठीक है? तो अगर किसी बच्चे ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से काम सीखा हुआ है तो आई एम डूइंग द सेम वर्क. कि देखो आपके पास इनिशियल प्राइस एक्स थी, दिस इज द 100% प्राइस. एक साल बाद प्राइस वाई है, दिस इज 105%. मैं एक साल बाद की प्राइस जानना चाहता हूं. व्हाट इज द प्राइस आफ्टर 1 year? आई एम गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस वैल्यू. आफ्टर 1 year द प्राइस इज वाई, ठीक है ना? तो हमने बोला भाई 100 मल्टीप्लाई बाय वाई, 105 मल्टीप्लाई बाय एक्स. वाई की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1.05 ऑफ एक्स. 100 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 105 डिवाइड बाय 100 इज 1.05 एक्स. ये एक साल बाद की प्राइस है, ठीक है जी? नाउ इसका सेकेंड ईयर गुजरा, अब प्राइस 3% इंक्रीमेंट हो गया. तो मैं यहां पर जरा सा इसकी वर्किंग यहां दिखा रहा हूं, तो यहां पर लिख देता हूं सारी वैल्यूज. आफ्टर अनदर 1 year प्राइस कितनी है हमें नहीं पता. लेट से मैंने उसको जेड कह दिया. अब ये प्राइस 3% और इंक्रीज हो गई. तो बेटा एक बात जरा गौर समझ लें इस स्टेप में. देखो उसने ये बात बोली हुई है, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर द वैल्यू ऑफ द हाउस इंक्रीज बाय 3% ऑफ इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. यानी फर्स्ट ईयर में जो वैल्यू थी उसका 3% इंक्रीज हुआ है. तो आफ्टर अनदर 1 year 3% प्राइस इंक्रीज हुई है. तो बेटा अब ये 103% हो जाएगी प्राइस. और इसको अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो देखो ये जो y की वैल्यू है, दिस y वैल्यू 105.1.05x जो कि एक साल बाद की वैल्यू थी, this value over here is 100% for this another after 1 year.
देखो इस सेकेंड ईयर के लिए अब ये वैल्यू 100% है, और अब जो z निकालना है दैट वैल्यू इज 103%। तो बेटा हम लोग क्योंकि एयर वाइज प्रोग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने एक साल बाद y की वैल्यू, हाउस की वैल्यू निकाली, वो आ रही है 1.05x, एक साल बाद निकाली है, एक साल बाद की वैल्यू निकाली है, ये आफ्टर 1 ईयर है। तो दिस इज द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर अनदर 1 ईयर, अब वैल्यू 3% इंक्रीज हुई है, लेकिन 3% किसका? इस वैल्यू का। इसलिए बेटा इस वैल्यू को हम लोग ने 100% रखा है, और z वैल्यू जो आफ्टर एक और साल की बाद इंक्रीमेंट हुआ है 3% का, उसको बेटा मैंने 103% रखा है। नाउ आई एम गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई दीस वैल्यूज। तो इट इज गोइंग टू बी 103 मल्टीप्लाई बाय 1.05 x, और ये देखो 100 इंटू z। अब z जो है वो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर की वैल्यू है। अब देखो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, 103 मल्टीप्लाई बाय 1.05, मैं पहले कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करा रहा हूं। ये आ रही है बेटा 108.15x, इसको डिवाइड बाय 100 कर लूंगा, z की वैल्यू आ जाएगी। तो डिवाइड बाय 100 करने पर बेटा ये वैल्यू आ रही है, दिस वैल्यू इज 1.0815x, विच इज द वैल्यू ऑफ z। ये जो z वैल्यू है ना, ये बेटा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर की वैल्यू है, यानी सेकेंड ईयर की वैल्यू है 60.5654। अब मैं यहां पर z की वैल्यू रख रहा हूं 60.564। तो अब अगर मुझे x निकालना है, विच वॉज द इनिशियल प्राइस ऑफ द हाउस, जो कि हमें मालूम करना है, तो 60564 डिवाइड बाय 1.0815, द आंसर इज $56,000। इनिशियल वैल्यू ऑफ द हाउस वॉज $56,000। तो ये बेटा हमारे पास स्टेप बाय स्टेप मैंने काम करा है। मैंने पहले एक साल का निकाला, एक साल बाद प्राइस हो गई 1.05x, और फिर मैंने एक साल बाद, उसका एक और साल बाद मैंने उसकी वैल्यू निकाल ली बेटा 1.0815x, उसको इक्वेट कर दिया, 2 साल बाद की वैल्यू यहां पर दी हुई थी, घर की 2 साल बाद वैल्यू कितनी है, z इज द वैल्यू आफ्टर सेकेंड ईयर, मैंने उससे इक्वेट कर दिया, आई गॉट द वैल्यू ऑफ x व्हिच वाज द इनिशियल वैल्यू, तो ये 56,000 आंसर आ गया। देयर इज वन मोर ऑप्शन टू डू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2। देखो बेटा आपके पास इनिशियल वैल्यू आपको नहीं पता, उसको तो मैंने x कह रहा हूं, आई एम राइटिंग इनिशियल वैल्यू इज x। अब पहले साल में 5% इंक्रीज हुआ, तो आपने आफ्टर 1 ईयर वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस 5 इज 105%, यानी 105% ऑफ x वैल्यू हो जाएगी, विच इज गोइंग टू बी 1.05 ऑफ x। आफ्टर सेकेंड ईयर इस वैल्यू का एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, इसने लिखा हुआ ना 3% इंक्रीज हुआ, किसका? जो आपके पास ये वैल्यू आई थी, इसका 3% इंक्रीज हुआ। तो अब मैंने इसका 103% ऑफ 1.05x निकाला, तो 103% ऑफ 1.05 कितना हो जाएगा, 103 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1.05, ये क्या 1.0815 ऑफ x।
ये आफ्टर सेकेंड ईयर ये वैल्यू है, और आफ्टर सेकेंड ईयर वैल्यू उसने दी हुई है विच इज 60.564। इसको बेटा आपने इक्वेट करा, x इज द इनिशियल वैल्यू, 60.564 को एग्जैक्टली 1.0815 से डिवाइड करा देंगे, बेटा आपके पास 56,000 आंसर आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी अ फाइनल आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 भी देख लेते हैं। देखो, इनिशियल वैल्यू ऑफ द हाउस इज x, ठीक है ना। पहले 5% इंक्रीज हुआ, 105%, x मल्टीप्लाई बाय 105% कर दें, फिर 3% इंक्रीज हुआ, तो इसी को मल्टीप्लाई बाय 103% कर दें। तो पहले साल में 105%, दूसरे साल में 103%, 3% इंक्रीज हुआ। इनको मल्टीप्लाई कर दें, लाइक इसका अगर आप आंसर लिखेंगे, यू विल गेट दी वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। पहले साल में 105% इंक्रीज हुआ, दूसरे साल में 103% इंक्रीज हुआ। यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यूज, यानी 105 का मतलब होता है 1.05, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। तो 1.05 मतलब है 1.03, ये हो जाएगा बेटा 1.08.5x हो गया। नाउ दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। तो वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स इसने दी हुई है, दैट इज 60.564। तो बेटा आप ये डिवाइड करा दोगे, you'll get again $56,000। पार्टी कर ले। गैब्रियल इन्वेस्ट $500 एट द रेट ऑफ R% पर ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो यहां पर एट द एंड ऑफ 8 years द वैल्यू ऑफ गैब्रियल इन्वेस्टमेंट इज 603.20। अब देखो यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जा रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1+R/100 की पावर n। तो यहां पर देखो गैब्रियल ने इन्वेस्ट कितने करे, 500, इसलिए पी की जगह 500 लिख दिया। रेट की जगह आर ही लिखने दिया, वो भी पर ईयर रेट था, हमें नहीं पता। और यहां पर देखो टाइम भी एयर्स की फॉर्म में है, तो देखो एन की जगह मैंने 8 लिख दिया, और यहां पर इन्वेस्टमेंट उसकी हो गई थी $609.20। दिस इज नॉट द इंटरेस्ट अमाउंट, ये इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट है जो कि बढ़ गई है। दिस इज नॉट द इंटरेस्ट अमाउंट ओवर हियर। ये तो इसके अंदर इंटरेस्ट अमाउंट भी शामिल है और इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, और ए में वही तो होता है। ए में इंटरेस्ट अमाउंट भी होती है और इन्वेस्टमेंट भी होती है, इसलिए बेटा यहां पर $609.20 मैंने लिख दिया। अब मुझे आर निकालना है, आर तो इस होल ब्रैकेट पावर के अंडर है। ये क्वेश्चन लाजमी तौर पर कैलकुलेटर के बगैर आपको नहीं दिया जाएगा, 500 आके डिवाइड हो जाएगा। अब आपसे गुजारिश है कि बेटा आप कैलकुलेटर में एथ रूट निकालें, यानी एथ रूट का मतलब है होल ब्रैकेट पावर 1/8 ऑन बोथ साइड। तो देखो यहां पर तो इंडायसिस रूल के मुताबिक दिस 8 एंड 8 आर गोइंग टू बी कैंसिल। तो देखो यहां पर 609.20 डिवाइड बाय 500 हुआ, होल ब्रैकेट पावर 1/8 लिखा मैंने यहां पर, एंड आई एम गेटिंग द आंसर 1.0249। तो देखो यहां पर हमने 1.0249 -1 बराबर हो गया R/100 के, ये 0.0249 हो गया। R/100, ये 0.0249 को मतलब 100 कर लिया, you'll get the value of R, that is 2.49। तो बेटा 2.49 हमारे पास आंसर निकल कर आ गया फॉर दी इंटरेस्ट अमाउंट। एनी प्रॉब्लम टिल हियर?
In two part A, 100 students take part in the reaction test. The table shows the result. तो रिएक्शन टाइम दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं. व्हाट इज द मॉड? तो देखो जिस नंबर की, जिस रिएक्शन टाइम की सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो बेटा दिस 7 इज गोइंग टू बी अ मॉड. 7 मॉड होगा, 32 मॉड नहीं होगा, 7 मॉड होगा. सेकेंडली यू नीड टू फाइंड आउट द मीडियन. ग्रुप डेटा में मीडियन मालूम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट लेट्स ट्राई इट. कि देखो हमारे पास टोटल बच्चे कितने हैं? 100 है. दीज आर 100 स्टूडेंट्स. तो देखो आपके पास मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले मीडियन की पोजीशन. तो मीडियन की पोजीशन है 100 प्लस 1/2. ये मीडियन की पोजीशन है, दैट इज 50.5. 50.5 का मतलब है 50th पोजीशन एंड 51st पोजीशन. अब आप देखो 50th पोजीशन और 51st पोजीशन में कौन सी वैल्यू आ रही है. तो देखो शुरू की फर्स्ट 3 पोजीशन तो 6 ने ले ली. मैं यहां पर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाता हूं, विच शोज के शुरू की 3 पोजीशन 6 ने ले ली हैं. और यहां पर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में मैं यहां पर लिखता हूं 35. 3 प्लस 32 इज 35. इसका मतलब शुरू की 35 पोजीशन 6 और 7 ने कवर कर ली हैं. इस 35 का मतलब ये होता है 35 प्लस 19 इज 54. इसका मतलब शुरू की 54 पोजीशंस 6, 7 और 8 ने कवर कर ली हैं. तो सर हमें तो 50th पोजीशन और 51st पोजीशन वाली वैल्यू चाहिए. तो बेटा 35 तक तो 6 और 7 है. 35 के बाद 36, 37 टिल 54 8 आ रहा होगा. 36, 37, 38, 39 इन सारी पोजीशन में टिल 54 बेटा 8 आ रहा होगा. तो बेटा 50th पोजीशन में भी 8 है और 51st पोजीशन में भी 8 है. इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, यू विल गेट 8 ओवर हियर. आपके पास 8 मीडियन आ जाएगा. ठीक है. देन इट सेज फाइंड अ मीन. बेटा मीन कहते हैं ग्रुप डेटा में सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ. तो एफ एक्स से सम किस तरह निकालेंगे? 6 into 3, 7 into 32. दिस इज ऑब्वियसली योर एक्स, दिस इज योर एफ. फिर 9 into 29, फिर 10 into 11, फिर 11 into 6 डिवाइड बाय सम ऑफ एफ. सम ऑफ एफ मैंने यहां पे एक्स लिख दिया, दिस इज सम ऑफ एफ. सम ऑफ एफ कितना है देखो, 100 ओवर है. यहां पे लिखा हुआ, मेंशन करा हुआ, दिया हुआ भी सवाल में 100. इन सब का सम ऑफ एफ एक्स. मैंने एफ को एक्स से मिला कराया, एफ को एक्स से मिला कराया, एफ को एक्स से, एफ को एक्स से, एफ को एक्स से मिला कराया. इनका सम किया, डिवाइड बाय सम ऑफ एफ करा. इस सबको कैलकुलेटर में रखो. 6 into 3 प्लस 7 into 32 प्लस 9 into 29 प्लस 10 into 11 प्लस 11 into 6 divided by 100. It is going to be 6.79. ये आपका आंसर हो जाएगा. अच्छा बेटा इस सवाल में मैंने एक वैल्यू मिस कर दी थी, तो मैं जरा उसको यहां पर करेक्ट कर लेता हूं. मुझे बच्चे, ये देखो वो वैल्यू कौन सी है? 8 into 19. ठीक है ना. तो ये मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ. 8 into 19, दैट इज 8.31 हमारे पास आंसर आ जाएगा. फिर दिस इज नॉट द राइट आंसर. 8.31 इज द राइट आंसर. ठीक है जी.
अब देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, two students are chosen at random, find a probability that both their reaction time are greater than or equals to 9 सेकेंड। कह रहे हैं हम दो लड़के चूज कर रहे हैं, दोनों लड़कों का टाइम, रिएक्शन टाइम 9 या 9 सेकंड से ऊपर हो। 9 सेकंड भी हो सकता है या उससे ऊपर भी हो सकता है। तो 9 सेकंड या उससे ऊपर वाले रिएक्शन टाइम वाले बच्चे कितने हैं, देखो 29 + 11 + 6। तो 29 + 11 + 6 इज गोइंग टू बी 46। देयर आर 46 स्टूडेंट्स जिनका रिएक्शन टाइम 9 है या 9 से ज्यादा है। अब हमें दो बच्चे सिलेक्ट करने हैं, तो पहला बच्चा सिलेक्ट करा 46/100, और ऑब्वियसली जब दूसरा बच्चा सिलेक्ट करूंगा तो एक बच्चा सिलेक्ट कर चुका हूं मैं, तो टोटल में से एक कम हो जाएगा। अब मैं 99 बच्चों में से सिलेक्ट कर रहा हूं, और जो बच्चे जिनका टाइम 9 सेकंड या उससे ज्यादा है उनमें भी एक कम हो जाएगा। पहले 46 थे, अब 45 हो जाएंगे। तो दो बच्चे सिलेक्ट हो गए, इनकी प्रायोरिटी निकल कर आ गई। 46 इंटू 45 / 100 इंटू 99, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करा है, एंड आई विल गेट द आंसर 23/110। ये डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया यहाँ पर, तो कैंसिलेशन शो नहीं करिए, डायरेक्ट आप आंसर यहाँ पर कैलकुलेटर से निकाल कर रख सकते हैं। नाउ इन पार्ट बी अगेन इज अ 0580 क्वेश्चन, इसमें बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम बनाई हुई है। दिस वैल्यू ओवर हियर रिप्रेजेंट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा, दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू, this is the lower quartile Q1, this is the upper quartile Q3, this is the median Q2. Here find a range. Range is maximum value minus minimum value. So what is the maximum value here? The maximum value you need to count the boxes. तो देखो हर 10 बॉक्सेस के बाद 10 का गैप है, तो एक बॉक्स 1 यूनिट के बराबर है, एक बॉक्स 1 यूनिट के बराबर है। तो यहां पर ये 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158। तो हाईएस्ट वैल्यू बेटा यहां पर कितनी आ रही है, मैक्सिमम 158, एंड मिनिमम वैल्यू 105 आ रही है यहां पर। आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट देम। यहां पर कोई एस्टिमेटेड आंसर नहीं होगा, एग्जैक्ट वैल्यू ही चाहिए होगी, दैट इज 53। 53 इज गोइंग टू बी अ रेंज। This one is the minimum value, this one is the maximum value, this one is Q3 upper quartile, this one is Q1, this one is Q2, it is median as well, Q2 को median भी कहता है। Find the interquartile range. Interquartile range is the difference of Q3 and Q1. What is Q3? Q3 is 142 and Q1 is 122. So difference between Q3 and Q1 is 142 minus 122 is 20. 20 is your interquartile range. Okay, so now part C, the mass of each of 200 potatoes is measured. The table shows the result. 50 से 110 मास वाले कितने पोटैटोज हैं, 60। 110 से 200 तक कितने हैं, 99। 200 से लेकर 300 तक कितने हैं, 41। तो देखो हमें मीन निकालना है, मीन के लिए बेटा एफ चाहिए होता है, दैट्स वी नो दैट वी नो एफ क्या है, एक्स भी चाहिए होता है। तो क्योंकि यहाँ पर रेंज की फॉर्म में डेटा है, तो बेटा एक्स इनका मिड पॉइंट होगा। 50 और 110 का मिड पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स निकालने का तरीका क्या है, देखो 50 मैं तो कर रहा हूं 50 + 110 डिवाइड बाई 2, दैट इज 80। दूसरा एक्स निकालने का कितना हो जाएगा, ये तो 80 आ गया। अब दूसरी एक्स की वैल्यू किस तरह निकालेंगे बेटा हम लोग, दैट इज 110 + 200 डिवाइड बाई 2। 110 + 200 डिवाइड बाई 2 is 155। 200 + 300 डिवाइड बाई 2 बेटा ये 250। तो ये आपके पास मिड पॉइंट्स आ गए, आपके पास क्या आ गए, सारे मिड पॉइंट्स आ गए। तो देखो ये इसका मिड पॉइंट आ गया 155,
इसका मिड पॉइंट आ गया 250। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, वर्किंग शो करने की जरूरत नहीं है। सही है ना? तो ये हमारे पास अब यहां पर कह रहा है मीन निकालो, एस्टिमेट द मीन। यहां पर मीन के लिए एस्टिमेट का वर्ड क्यों इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि बेटा आप मिड वैल्यूज ले रहे हो यहां पर। ठीक है ना, मिड वैल्यूज ले रहे हो आप यहां पर एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं ले रहे आप, ये मिड वैल्यूज हैं। तो हम लोग मीन निकालने का देखो वही फॉर्मूला है, 80 × 60 प्लस 155 × 99 प्लस 250 × 41 डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। इन सबका सम 200 ही होगा क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यूज इन द कैलकुलेटर, 80 × 60 प्लस 155 × 99 प्लस 250 × 41 divided by 200, that is 151.975। ये हमारे पास मीन निकल कर आ गया। और इसको बेटा हम लोग जो है वो आंसर में लिखेंगे 151.975 ग्राम्स निकल कर आ जाएगा। अब देखो बेटा यहां पर दीज आर दी, दिस इज द टेबल। मैं इसमें डेटा इसलिए मैं डाल रहा हूं ताकि मैं फ्रीक्वेंसी का यहां पर आपको हिस्टोग्राम प्लॉट करना है यहां पर। तो हिस्टोग्राम जब प्लॉट करना होता है तो बेटा आपने सबसे पहली चीज ये चेक करनी है, क्या ये इंटरवल्स की विड्थ बराबर है कि नहीं है। क्या ये विड्थ बराबर है कि नहीं है? आप देखो यहां पर विड्थ बराबर नहीं है। कैसे बराबर नहीं है? 110 माइनस 50 60 होता है, 200 माइनस 110 90 होता है, 300 माइनस 200 100 होता है। देखो इनके दरमियान गैप 60 है, इनके दरमियान गैप 90 है, इनके दरमियान गैप 100 है। ये विड्थ है, मैंने लिख रहा हूं यहां पर विड्थ है। ये विड्थ बराबर नहीं है। जब विड्थ बराबर नहीं होती तो बेटा हम हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी प्लॉट नहीं करते, वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट करते हैं। सर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय विड्थ, ये बना रहा है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय विड्थ। 99 डिवाइड बाय 90 इट इज 1.1। 41 डिवाइड बाय 100 0.41। हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट करेंगे। देखो वाई एक्सिस पर 50 से लेकर 100 तक, सॉरी 110 तक, 50 से लेकर 110 तक देखो उसने 1 तक ग्राफ बनाया हुआ है, ये बॉक्स 1 तक बनाया हुआ है इसने। ठीक है ना? फिर 110 से 200 तक मुझे 1.1 बनाना है। अब देखो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। 100 से लेकर 200 तक, 100 से लेकर 200 तक हमें 1.1 करना है। तो वाई एक्सिस में देखो हर 0.5 के डिफरेंस के बाद 10 का गैप है, 10 बॉक्सेस का गैप है। देखो 0.5 का डिफरेंस, 0.5 का डिफरेंस, 0.5 का डिफरेंस और 10 बॉक्सेस हैं इसके दरमियान। तो बेटा ईच टाइनी स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 0.05। ये मैं वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं। तो अगर मुझे 1.1 प्लॉट करना है तो देखो बेटा मैं यहां पर ये 1.05, ये 1.1 हो जाएगा, दो बॉक्सेस। एक टाइनी स्मॉल बॉक्स 0.05 के बराबर है, तो ये 0.05, इसमें 0.05 ऐड करें हम तो 0.05 प्लस 0.05 0.1 बन जाता है। तो बेटा ये देखो हमारे पास 1.1 हो गया, ये पूरा 1 के बाद 0.1, दो बॉक्सेस 0.1 हो गया। इसको देखो बेटा मैं ज्वाइन कर रहा हूं 200 तक। ये देखो 200 तक का हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का हिस्टोग्राम बनकर आ गया।
आप देखो उसके बाद 200 से 300 0.41। तो सबसे पहले चेक करो 0.41 कहां होगा, 200 से 300 तो आपको पता चल रहा है 200 से 300 का ग्राफ बनाना है। अब देखो 0.4 कहां होगा, देखो ये एक बॉक्स 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ये रहा, दिस इज 0.4, ये 0.45 हो जाएगा इसके बाद एक बॉक्स। तो देखो मैं यहां पर 0.4 है ना, तो 0.4 के थोड़ा सा ऊपर करके मैं यहां पर बना रही है 0.41 ताकि रिफ्लेक्ट हो जाए। देखो मैं यहां पर एग्जैक्टली बनाऊंगा ना, ये 0.4 है, थोड़ा सा ऊपर कर दिया 0.41 हो गया बस। ये देखो हमारे पास 0.41 का ग्राफ निकल कर आ गया यहाँ पर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 में we have this cylindrical diagram on the sphere B1. The diagram shows a cylinder containing water. There is a solid metal sphere touching the base of the cylinder. Half of the sphere is in the water. This is the important point. Half the sphere is in the water. The radius of the cylinder is 12. Already given the question. The radius of the sphere is 3. 3 is the radius of the sphere. ये यूं कह लो radius, यूं कह लो radius, ये 3 दिया हुआ है और ये टच कर रहा है, ये स्फीयर ने टच किया हुआ है सरफेस को। The sphere is removed. The sphere is removed from the cylinder and the level of the water decrease. Obviously पानी में अगर कोई चीज दली हुई होती है तो पानी का वाटर लेवल बढ़ जाता है। अब मैं वो चीज हटा दूंगा तो पानी का वाटर लेवल नीचे हो जाएगा। शो दैट H इज 0.125। ये H क्या है, जितना वाटर लेवल, द लेवल ऑफ द वाटर डिक्रीज बाय H सेंटीमीटर, जितना वाटर लेवल डिक्रीज हुआ है, जितना वाटर लेवल डिक्रीज हुआ है ये उतना उसकी हाइट बता रहा है कितना डिक्रीज हुआ है। इट इज डिक्रीज बाय 0.125 सेंटीमीटर। तो एक शो करके दिखाना है मुझे। अब ये बात मैं शो कैसे करूंगा, इस बात को जरा आपने गौर से देखना है। देखो बेटा, मसला कुछ ये है कि अगर आपको ये बात शो करना है कि कितनी हाइट डिक्रीज हुई है, कितनी हाइट डिक्रीज हुई है, तो मैं आपसे कहूंगा बेटा कि आप अभी अभी आप इस पानी का वॉल्यूम निकालें। अभी आप किसका वॉल्यूम निकालें, पानी का वॉल्यूम निकालें अभी आप। तो अभी अगर आप पानी का वॉल्यूम निकालेंगे ना, तो वॉल्यूम ऑफ दी सिलेंडर के हिसाब से पानी का वॉल्यूम निकलेगा। अब मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है कितना, वॉल्यूम ऑफ द वाटर है कितना, वॉल्यूम ऑफ द वाटर में लिख देता हूं यहां पर। और मैं बात कर रहा हूं विथ स्पेयर की, विथ स्पेयर इन इट। तो देखो आपके पास सिलेंडर के फॉर्मूला यूज करूंगा, बेस एरिया इंटू हाइट पाई स्क्वायर इंटू एच। अभी बेटा रेडियस कितना हो जाएगा सिलेंडर का, 12 है, और हाइट कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्योंकि देखो इसने ये बात बताई भी है, ये स्फेयर जो है ना, ये टच कर रहा है इसकी बेस से, और हाफ ऑफ द स्फेयर इज इन द वाटर। तो इसका मतलब जितना रेडियस स्फेयर का होगा उतना ही बेटा हमारे पास हाइट ऑफ द वाटर भी है यहां पर। जितना स्फेयर का बेटा रेडियस होगा उतनी ही हाइट ऑफ द वाटर लेवल होगा अभी यहां पर। तो मैंने बोला भाई देखो ये हो जाएगा हमारे पास 144 इंटू 3, 432 पाए हो जाएगा ये। और इसको मैं लिख रहा हूं सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब मसला कुछ ये है कि अब मैं आपसे बोलता हूं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालें, लेकिन बेटा मैं यहां पर लिख रहा हूं हेमिस्फेयर। क्यों हेमिस्फेयर, क्योंकि बेटा आधा स्फेयर पानी में डूबा हुआ है, पूरा स्फेयर पानी में नहीं डूबा हुआ, आधा स्फेयर डूबा हुआ है। तो जब आधा स्फेयर डूबा हुआ है तो बेटा हाफ ऑफ द स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना है, पूरे स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/πr³। इसका हाफ कर दो, इसको मतलब है 1/2 कर दो।
तो ये आधे स्फेयर का वॉल्यूम आपको दे देगा। आधे स्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा 1/2, 4/3। इसका रेडियस कितना है? दैट इज 3। तो ये जाएगा 3 का क्यूब, यहां पर आर का क्यूब है। तो बेटा हाफ ऑफ दिस स्फेयर का यानी हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा बेटा 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। मैंने पाई की फॉर्म में भी रहने दी है, ठीक है ना। अब देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने यहां तक क्या काम करा है। अभी अभी चूंकि स्फेयर अभी इसके अंदर मौजूद है, पानी के अंदर, तो बेटा आपके पास यहां पर इस पानी का वॉल्यूम कितना होगा? ये जो पानी जितना रखा हुआ है इसके अंदर कितना वॉल्यूम होगा? पाई आर स्क्वायर एच, जितना सिलेंडर का, जितना ये सिलेंडर का फॉर्म का वॉल्यूम होगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसका रेडियस है, इसका रेडियस है 12 और इसकी हाइट है 3। ये मैंने वॉल्यूम ऑफ द वाटर निकाल लिया विथ स्पेयर वेर इज 432 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर मैंने इस हेमिस्फेयर का, क्योंकि ये आधा स्फेयर पानी के अंदर डूबा हुआ है, सिर्फ मैंने हेमिस्फेयर का बेटा वॉल्यूम निकाला विच इज 1/2 4/4 पूरे स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/4। उसको मतलब 1/2 कर दोगे तो बेटा आधे स्फेयर का वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। मुझे सिर्फ ये बताओ, मैंने ये दोनों वॉल्यूम निकाले में किसी को इसमें मसला यहां तक की बात में? सिर्फ यहां तक बता दें। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर विदाउट हेमिस्फेयर, विदाउट स्फेयर की बात कर रहा हूं, बेसिकली हेमिस्फेयर है, ये मैंने स्फेयर निकाल दिया पानी में, तो जाहिर सी बात है अब वॉल्यूम जितना बच जाएगा वो कितना होगा बेटा? पानी का वॉल्यूम विथ स्पेयर 432 पाई आ रहा था, अब मैंने स्फेयर निकाल दिया, तो ये जो हेमिस्फेयर का इफेक्ट था वो खत्म हो गया। तो अब हमारे पास 432 पाई -18 पाई करूंगा, तो बेटा इससे 432 पाई 432 -18 कितना हो जाएगा बेटा? 414। ये बेटा आपके पास वॉल्यूम है, ये आपके पास वॉल्यूम है विदाउट स्फेयर। ये पानी का वॉल्यूम आ गया विदाउट स्फेयर। अब मैं आपसे बोलता हूं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर विदाउट स्फेयर? सर निकाल तो दिया अभी आपने। नहीं बेटा, फिर से हम जरा खुद से कैलकुलेट करते हैं एक और तरीके से। कैसे? आप देखो जैसे ही स्फेयर निकाला ना तो पानी का वाटर लेवल कम हो गया, पानी का वाटर लेवल कम हो गया। अब इसकी हाइट होगी लेट से एच, इसकी हाइट होगी लेट से एक्स कह देता हूं, इसकी हाइट को मैं एक्स कह देता हूं, रेडियस उतना ही रहेगा ना जितना सिलेंडर का है। तो मैंने अब इसका वॉल्यूम निकाला तो पाई आर स्क्वायर एच यहां पर करा मैंने, रेडियस हो जाएगा 12 और हाइट हो गई एक्स, बेटा ये हो जाएगा 144 पाई एक्स। दिस इज द वॉल्यूम। मैंने इन टर्म्स ऑफ हाइट वो निकाला जो कि बेटा आपके पास वाटर लेवल डिक्रीज होने के बाद जो हाइट आई है पानी की, मैंने ये वॉल्यूम निकाल लिया। नाउ बोथ ऑफ दीज आर दी वॉल्यूम ऑफ दी वाटर विदाउट स्पेयर, विदाउट स्पेयर, दोनों स्पेयर के बगैर वॉल्यूम है। एक मैंने हाइट की वजह से यहां पर वॉल्यूम निकाला विद कैलकुलेशन विद द फॉर्मूला, और एक मैंने कंसेप्ट से निकाला। 432 पाई -18 पाई करूंगा तो बेटा इतना वॉल्यूम बच जाएगा पानी का। और अब मैं इन दोनों को, अच्छा ये दोनों सेम क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर अननोन है भी, एक्स यहां पर अननोन है भी। अब वही तो हमें निकालना है। अब दोनों को निकालने के लिए देखो बेटा मैं कर क्या रहा हूं यहां पर,
देखो बेटा, मैं दोनों को आपस में इक्वेट कर रहा हूं, दोनों वॉल्यूम ऑफ द वाटर है इन टर्म्स ऑफ, दोनों वॉल्यूम ऑफ द वाटर है, एक इन टर्म्स ऑफ एक्स है, अननोन हाइट, और एक तो एग्जैक्ट वॉल्यूम लिखा हुआ है 4414 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस वजह से मैं पुट नहीं कर रहा था पाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू बेटा 414 अपॉन 144 हो गई। दिस वैल्यू इज 2.875। नाउ दिस एक्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, हाइट ऑफ वाटर लेवल आफ्टर रिमूवल ऑफ स्फेयर है। स्फेयर को रिमूव करा, हाइट एक्स हो गई थी, हाइट एक्स हो गई थी, हाइट नीचे आ गई थी। अब ये जो हाइट है 0.125, ये क्या है हमारे पास, एच। एच बेटा इसको कह रहा था वाटर लेवल कितना डिक्रीज हुआ, ये एच इसको कह रहा था। तो ये एच निकालूंगा कैसे बेटा, टोटल हाइट थी 3, उसमें से ये हाइट एक्स माइनस कर दूंगा तो ये वाली एच की वैल्यू आ जाएगी। दिस एच वैल्यू इज 3 माइनस एक्स वैल्यू। व्हाट इज एक्स वैल्यू? 2.875। देखो एच एग्जैक्टली 0.125 आ रहा है सेंटीमीटर। ये बेटा आपके पास हाइट, यानी ये आपके पास वाटर लेवल जितना डिक्रीज हुआ मेरे पास निकल कर आ गया। ठीक है जी। अच्छा बेटा, इन पार्ट बी द वाटर इन द सिलेंडर poured into another cylinder of radius r centimeter, the depth of the water in the cylinder is 18 centimeter. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। देखो ऊपर जो आपके पास सिलेंडर है ना, यहाँ पर इस सिलेंडर में से पूरा पानी एक दूसरे सिलेंडर में पुट कर दिया गया, और बेटा उसका रेडियस कैपिटल आर है। उसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। तो लेट से उसका रेडियस यहां पर हम लोग ने ये 12 हटाकर कैपिटल आर कर दें, यहां पर रेडियस कैपिटल आर है। अब यहां पर बेटा आपके पास कह रहा है कैपिटल आर की वैल्यू निकाल के दिखा दें। अब मसला पता है क्या है? मसला कुछ ये है कि जब आपने इधर जब पानी का वॉल्यूम निकाला था, यहां पर बेटा वो बोल रहा है द डेप्थ ऑफ द वाटर इन दिस सिलेंडर इज 18 सेंटीमीटर। जब इसमें से पानी निकालकर आपने इस दूसरे सिलेंडर में डाला, दूसरा सिलेंडर में खुद से बना देता हूं, उसमें लेबलिंग ऑल हुई हुई है। तो इसका रेडियस कैपिटल आर है, और जब पानी आपने इसमें डाला तो कह रहा है अब इसकी वाटर लेवल की हाइट 18 सेंटीमीटर हो गई है। मतलब अच्छा, पहले तो आप ये जानो कि कितना पानी इसके अंदर गया है, ये पानी था कितना एक्चुअल में। तो देखो मैंने ऊपर वॉल्यूम ऑफ द वाटर निकाला हुआ है विदाउट स्फेयर 414 पाई। ये कितना है? 414 पाई। ये वॉल्यूम ऑफ द वाटर विदाउट स्फेयर, ये एक्चुअल वॉल्यूम है पानी का। मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो मैंने ऊपर कैलकुलेशन करी, मैंने मेरे लिए यहां पर आसान, देखो कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द वाटर है विदाउट स्फेयर, विच वाज 414 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब ये पूरा इस पानी, ये पूरा पानी इस सिलेंडर में चले गया, तो अब इस सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द वाटर मैं निकालता हूं, तो मैं बोलूंगा बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर की जगह कैपिटल आर लिख दिया,
हाइट ऑफ द वाटर कितनी है 18 पाई आर स्क्वायर एच, यानी वॉल्यूम कितना वाटर हो गया 18 पाई आर स्क्वायर। ये पूरा पानी इसके अंदर डाल दिया मैंने, ये पूरा पानी इसके अंदर डाल दिया। इस वक्त इसकी हाइट पानी की 18 है, रेडियस वही होगा जो सिलेंडर का रेडियस है। ये वॉल्यूम ऑफ दी वाटर आ गया इस सिलेंडर के अंदर 18 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ दी वाटर है कितना 414 पाई। तो बेटा मैंने दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया। देखो यहां पर पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू 414/18, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 23 आ रही है। आप 23 का स्क्वायर रूट लेंगे, आर की वैल्यू बेटा यूल गेट 4.795, तो ये 4.80 हमारे पास बेटा अप टू 3 फिगर हमारे पास वैल्यू निकल कर आ रही है 4.80 सेंटीमीटर। मैंने जरूर लिखा है क्योंकि आंसर स्पेस में सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ था, तो 4.80 इज गोइंग टू बी योर आंसर। अच्छा ऊपर बेटा एक स्फेयर भी दिया हुआ था इस शेप में, सही है ना। कह रहा था स्फेयर इज मेल्टेड डाउन एंड सम ऑफ द मेटल इज यूज्ड टू मेक 30 क्यूब्स विद द एच लेंथ ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। कह रहा हमने पूरे स्फेयर को मेल्ट कर दिया और फिर हमने 30 क्यूब्स बनाए, क्यूब्स जिनकी लेंथ सबकी बराबर होती है, लेंथ ब्रेथ वेट सब बराबर होती है। कह रहा हमने 30 क्यूब्स बनाए जिनकी लेंथ 1.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ द मेटल नॉट यूज्ड। कह रहा है कितना मेटल यूज नहीं हो पाया। देखो एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना था, स्फेयर का वॉल्यूम आप देख रहे हो, स्फेयर का वॉल्यूम मैंने ऊपर हेमिस्फेयर का निकाला था, अगर आपको याद हो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर। तो यहां पर बेटा सिर्फ 1/2 से मल्टीप्लाई ना करें, ये सिर्फ 4/3 πr क्यूब, दिस इज गोइंग टू बी योर वॉल्यूम ऑफ द होल स्फेयर। अभी पूरे स्फेयर की बात की जा रही है। तो बेटा यहां पर अगर मैं इसको निकालू ना, 3 का क्यूब 27, 27 डिवाइड बाई 3, ये जगह 36 पाई, पूरे स्फेयर का वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अगेन मैंने पाई की फॉर्म में रहने दिया। और अगर मैंने क्यूब्स बनाए हैं, इस वॉल्यूम से क्यूब्स बनाए, कितने क्यूब्स बनाए जिनकी लेंथ है 1.5, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ क्यूब 1.5 का क्यूब। तो बेटा ये जगह 3.375, ये एक क्यूब का वॉल्यूम हो गया बेटा 30 क्यूब्स का वॉल्यूम। इसी को मल्टीप्लाई बाय 30 कर दो, 3.375 मल्टीप्लाई बाय 30, बेटा ये पूरे स्फेयर का वॉल्यूम है जिसको मेल्ट करके ये क्यूब्स बनाए थे 30। इन 30 वॉल्यूम का क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम हो गया 101.25। ये 36 पाई, ये 113.097 आता है। तो कितना वॉल्यूम बच गया, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ द मेटल नॉट यूज्ड। नॉट यूज वॉल्यूम कितना होगा 36 पाई माइनस 101.25। इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ द स्फीयर दैट इज 36 पाई, इसको मतलब 100 कर देंगे। ये टोटल वॉल्यूम था स्फीयर का, उसमें से इतना वॉल्यूम यूज हो गया क्यूब्स बनाने में, ये लेफ्ट ओवर वॉल्यूम है, नॉट यूज वॉल्यूम है, नॉट यूज मेटल है, उसको डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर दिया। अगेन मैंने इसको पाई की फॉर्म में इसलिए रखा है बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि बेटा आपके पास यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू आ सके। 101.25 एग्जैक्ट आ रहा था, ये आ गया 10.475, 10.5% हमारे पास आ गया। मैंने 3 सिंफेयर में आंसर लिख दिया। इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल हियर? अच्छा गाइस, दिस इज द क्वेश्चन इन दिस सेज enlarge the triangle by scale factor 3, center 0,2। 0,2 बेटा आपके पास ये रहा 0,2, ठीक है ना, ये आपके पास सेंटर ऑफ लार्जमेंट है।
आपने सेंटर ऑफ अलाइनमेंट से हर वर्टेक्स का डिस्टेंस निकालना है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, हर किसी का निकालना है, तीनों का। तो एक का आ रहा है बेटा, देखो इसका आ रहा है 2 - 1, दूसरे का आ रहा है 3 0, तीसरे का आ रहा है 3 - 1। इन सारे डिस्टेंस को स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दो, विच इज 3/here, 6 - 3, 9 - 1। अब ये न्यू डिस्टेंस आ गए ना। अब देखो 6 - 3 कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 -3 1 2 3, ये हो जाएगा। एक्चुअल पॉइंट नहीं है, डिस्टेंस है ये। 9 0 कहां पर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 0, वर्टिकल मूवमेंट कोई है ही नहीं। और 9 - 1 कितना हो जाएगा, 9 - 3, नॉट -1, -3 है ये। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3, इन तीनों पॉइंट्स पे ज्वाइन कर दो, तो शेप इनलार्ज हो गई विद सेंटर अलार्जमेंट 0,2। इजी क्वेश्चन। कह रहा है रोटेटेड ट्राइंगल टी अबाउट 4 2, कह रहा है ये 4 2 आपके पास, कह रहा है दिस 4 2 इज द सेंटर ऑफ रोटेशन, ये एग्जैक्ट पॉइंट है। कह रहा है आप इस 4 2 की मदद से इस ट्राइंगल टी को रोटेट कर दो। तो अब मैं इस 4 2 पॉइंट से सबके डिस्टेंस निकालूंगा, सारे डिस्टेंस निकालूंगा। देखो ये, इसका भी, इसका भी, और इसका भी, सबके डिस्टेंस निकालूंगा। तो देखो अगर मैं पार्ट 2 कर रहा हूं, पार्ट 2 के मुताबिक डिस्टेंस क्या आएंगे बेटा, देखो ये है -1 0, फिर ये है -1 - 1, फिर ये है -1 -2 -3 -1। अब आपको रोटेट कितना करना है, 90 डिग्री, कितना करना है, क्लॉकवाइज। तो बेटा कभी भी क्लॉकवाइज रोटेट करना हो तो सबसे पहले आप स्वैप कर देंगे इन दोनों को, डिस्टेंस को। 0 - 1 बन गया ये -1 - 1 स्वैप कर दें, और ये -1 - 3 बन गया। स्वैप कर देंगे पहले डिस्टेंसेस को, स्वैप कर लिया। उसके बाद चेंज दी साइन ऑफ, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, न्यू वाई डिस्टेंस, न्यू वाई डिस्टेंस की बेटा आप साइन चेंज कर दें। ये देखो, ये +1 था, -1 था, +1, -1 था, +1, -3 था, +3। अब इन नए डिस्टेंस को प्लॉट करो, 0 1, ये आ जाएगा यहां पर, सेंटर ऑफ रोटेशन से 0 1 यहां पर आ गया। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट 0 है, वर्टिकल मूवमेंट 1 है। -1 +1, -1 +3, -1 1 2 3। ये देखो बेटा मैंने इस शेप को रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्लॉकवाइज 90 डिग्री शेप रोटेट हो गई। फिर बेटा दे आर आस्किंग यू रिफ्लेक्ट द ट्राइंगल टी विद द लाइन y x + y = 6। अगर मैं इस लाइन को जरा अरेंज करूं तो y बराबर हो जाएगा -x + 6 के। आपको पता है -x + 6 वाली लाइन कौन सी है, द ग्रेडियंट -1 एंड द y इंटरसेप्ट 6। देखो ये रहा आपका y इंटरसेप्ट 6, मैं यहां पर जरा सा मेंशन कर दूं आपको, ये रहा y इंटरसेप्ट 6, ग्रेडियंट -1 है। तो बेटा आप लेफ्ट साइड स्लांटेड आओगे कॉर्नर टू कॉर्नर, यू हैव टू रिफ्लेक्ट दिस ट्राइंगल, आपने ये ट्राइंगल रिफ्लेक्ट करना है, रिफ्लेक्ट द ट्राइंगल टी, और उसको लेबल करना है क्यू। तो बेटा मैंने इसको रिफ्लेक्ट करा, ये रिफ्लेक्ट कैसे होगा, गौर से देखिएगा बेटा रिफ्लेक्शन। इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन यहां पर हो गई, देखो बिल्कुल परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्शन कर रहा हूं,
ये हाफ डिस्टेंस है, ये हाफ डिस्टेंस, इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन यहां हो गई, इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन दो, और यहां पर हो गई। देखो बेटा ये ट्राइंगल रिफ्लेक्ट कर गया, दिस इज द रिफ्लेक्टिव इमेज ऑफ y इक्वल टू -x + 6। ठीक है ना, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन है, इसको ट्राइंगल क्यू भी नाम देना है, नाम दे देता हूं, ये ट्राइंगल क्यू है। और रोटेट रोटेट वाले ट्राइंगल को पी नाम देना था, इसको पी नाम दे देता है, सही ना। लास्ट ट्राइंगल को कोई नाम नहीं देना, तो मैं इसको नाम नहीं दिया। देखो बेटा पार्ट 1 में ये डिस्टेंस मैंने 2 - 1 गलत लिख दिया था, जस्ट इसको ठीक कर रहा हूं, दिस वाज 1 - 1, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट था 0,2, तो ये 1 - 1 था, इसलिए बेटा मैं इसको लिख रहा हूँ 1 - 1, दिस वाज 1 - 1। तो ये हो जाएगा बेटा 3, और सेंटर ऑफ रोटेशन हमारे पास 0,2 था, तो देखो यहां से 0,2 से ये 1 - 1 था, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कराया, 3 × 1 = 3, इसको मैंने 3 मल्टीप्लाई -1 -3 हो जाएगा, तो 3 - 3 हमारे पास था ये, हमारे पास जो इसका डिस्टेंस है, अब नया डिस्टेंस, तो 3 - 3 कितना होगा, 1 2 3, 1 2 3। तो बेसिकली ये पॉइंट यहां पर नहीं था, ये पॉइंट यहां पर था, तो थोड़ा शक हो रहा था इनलार्जमेंट में, इस वजह से मैंने इसको देख लिया। ठीक है, नाउ दे आर आस्किंग यू डिस्क्राइब फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, कह रहा है कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी बनाए जिसने पी को क्यू बना दिया, कह रहा है पी से क्यू वाली कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होगी जिसने पी ट्राइंगल पी को क्यू बनाया होगा। तो बेटा मेरे मुताबिक दिस इज द रिफ्लेक्शन, अगर मैं पी से क्यू बनाना चाहता हूं तो देखो सेम रिफ्लेक्शन चल रही है यहां पर, ये पॉइंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, और ये रिफ्लेक्शन x इक्वल टू फोर्स लाइन से है, तो अगर कोई मुझसे पूछे ये सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सप्रेस करो, तो मैं बोलूंगा दिस इज द रिफ्लेक्शन, और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, x इक्वल टू 4, ये सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यहां पर एक्सप्रेस कर दी। देखो बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, दे आर आस्किंग सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बता दें जिसने पी को क्यू बनाया हो, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट मेक्स पी ऑन टू क्यू। तो दिस पी ऑन टू क्यू, इफ आई ऑब्जर्व दिस, कि मुझे पता चल रहा है बेटा दिस इज द रिफ्लेक्शन, ये देखो रिफ्लेक्शन हो रही है, अगर मैं यहां से ये पूरा पॉइंट देखो, यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये पूरा पॉइंट यहां रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा, इसका मतलब ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पर है, so this is the line of reflection that is x equal to 4, so this is called deflection with the line x equal to 4। ठीक है, now in part b vectors question है, the diagram shows the triangle OHK where O is the origin, the position vector of H is A and the position vector of K is B। यहां पर उन्होंने मेंशन भी करा हुआ है पोजीशन वेक्टर, इसलिए कह रहे हैं कि ये ओरिजिन से ये O के वेक्टर स्मॉल b है और OH वेक्टर स्मॉल a है, कह रहा है पॉइंट Z इज ऑन द पॉइंट एच के, कह रहा है ये पॉइंट Z है एच के पर, इसका रेशो एच जेड और जेड के का रेशो 2:5 दे दिया, ये रेशो है, ये वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द जेड इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ द जेड क्या होगा, ये देखो मैं ओ से जेड को कनेक्ट कर दूं ना, ये दिस लाइन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ जेड, यानी ओ जेड आ जाएगा हमारे पास। देखो ओ जेड निकालने के लिए अगर हम बेसिक मैथ्स को देखें ना, तो बेसिक वेक्टर को देखें तो एडिशन ऑफ वेक्टर यूज हो सकता है, मैं ओ से एच जाऊं और फिर एच से जेड चले जाऊं, लेकिन एच से जेड पता नहीं है। अच्छा सर ओ से के चले जाएं, ओ से के चले जाएं और के से जेड चले जाएं, लेकिन के से जेड भी नहीं पता मुझे, इनके रेशियोज पता है, वैल्यू नहीं पता। मतलब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एच के वेक्टर निकालते हैं, एच के वेक्टर, अगर मुझे एच के वेक्टर निकालना है तो बेटा मैं एच से ओ जाऊंगा, ओ से के जाऊंगा, एच से ओ इज -a और ओ से के इज +b, एडिशन ऑफ वेक्टर के थ्रू निकाल लिया मैंने। मैंने बोला मुझे एच के वेक्टर पता चल गया है, अब देखो ये एच के वेक्टर मैंने क्यों निकाला, क्योंकि एच के वेक्टर एच जेड वेक्टर
और z के वेक्टर्स ये कोलिनियर वेक्टर हैं, एक ही लाइन पर लाई करते हैं। अगर ये कोलिनियर वेक्टर हैं तो बेटा कोलिनियर के कंसेप्ट से मैं वैल्यू इनमें से किसी और वेक्टर की भी निकाल सकता हूं। यानी मुझे h के वेक्टर पता है, जो वेक्टर पता है उसकी मदद से अननोन वेक्टर एच जेड निकाल सकता हूं, और जेड के भी निकाल सकता हूं, लेकिन मैं एच जेड निकाल रहा हूं। कैसे बेटा? एच जेड को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा, एच जेड का रेशो 2 ऊपर लिख दिया न्यूमरेटर में इक्वल टू के बाद, और नीचे एच के का वेक्टर, देखो ये वेक्टर वो है, ये वेक्टर नोन वेक्टर है, ये अननोन वेक्टर है, ये दोनों आपस में कोलिनियर है। तो बेटा ये जो अननोन वेक्टर है इसका रेशो मैं नीचे लिखूंगा, दैट इज 7। इस पूरे वेक्टर का रेशो 2 + 5 7 हो गया, एच जेड का वेक्टर 2 हो गया हमारे पास इसका रेशो। तो बेटा हमारे पास एच जेड वेक्टर हो गया 2/7 ऑफ एच के माइनस ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा -2/7 ऑफ ए, ये हो जाएगा 2/7 ऑफ बी। ये एच जेड वेक्टर निकलकर आ जाएगा। वंस यू गॉट एच जेड वेक्टर, तो बेटा ओ जेड वेक्टर निकालना आसान है। ओ जेड वेक्टर आप किस तरह निकालेंगे? आपने ओ से एच गए, एच से जेड चले गए। देखो बेटा मैं फिर से कर रहा हूं, ओ जेड वेक्टर हम लोग ने स्टार्टिंग में बात करी थी ना, कैसे निकालेंगे? ओ से एच वेक्टर और जेड, एच से जेड वेक्टर ऐड कर देंगे हम लोग, एडिशन ऑफ वेक्टर। व्हाट इज ओ एच वेक्टर? इट इज स्मॉल ए। व्हाट इज एच जेड वेक्टर? ये देखो एच जेड वेक्टर आपने निकाला हुआ है, -2/7 ऑफ ए प्लस 2/7 ऑफ बी। अब मैं इसमें एलसीएम ले लूंगा, ए वाली टर्म्स का एलसीएम लूंगा। ये एलसीएम लेने के बाद बेटा 7a - 2a, दिस इज गोइंग टू बी 5/7 ऑफ ए प्लस 2/7 ऑफ बी आ जाएगा। ये बेटा मेरे पास ओ एच वेक्टर निकल कर आ गया। ठीक है जी। इन क्वेश्चन नंबर 5 इट सेज एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। तो देखो यहां पर वी हैव टू एक्सपेंड इट फर्स्ट। ये 2p² मल्टीप्लाई बाय 3p², इट बिकम्स 6p⁴। 2p² मल्टीप्लाई बाय -2 -4p² -3 मल्टीप्लाई बाय 3p² इस -9p² -3 मल्टीप्लाई बाय -2 +6 हो जाएगा। तो बेटा यू विल गेट द आंसर। ये एक्सपेंशन हो गई, आप सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं। p² वाली टर्म्स को -4p² -9p² इस -13p² +6, 6p⁴ -13p² +6 is going to be your answer. In part B it says find a value of s। अगर वैल्यू गिवन है तो बेटा s की वैल्यू मालूम करके दिखा दो। तो देखो u वैल्यू इज 20, v वैल्यू इज 30 मल्टीप्लाई बाय t विच इज 7। तो बेटा दिस इज 1/2, 20 + 30 is 50 into 7, 2 1s are 2, 25 are 50, 25 into 7 is 175। The value of s is 175. Rearrange the formula to write in v in terms of s, u and t। कह रहा है हमें v को सब्जेक्ट बनाना है और उसको s u n t की फॉर्म में लिखना है। तो देखो s बराबर है 1/2 u प्लस v इंटू टी। अब देखो इस ब्रैकेट से पहले 1/2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है और t भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 आप यूं का समझ लो डिवाइड हो रहा है। तो 2 को बेटा s से मल्टीप्लाई करा दिया और t लगा के डिवाइड करा दिया। नाउ वी हैव टू मेक v एज अ सब्जेक्ट। तो देखो मैं यहां पर 2s/t माइनस u कर दिया, आई गॉट v एज अ सब्जेक्ट हियर। So v is 2s/t minus u. This is going to be your answer. Factorize completely. Factorization related सवाल. There are 4 terms over here. If they ask you factorize completely, first you are going to check if there is common in all 4 terms. No, there is nothing common in all 4 terms. तो बेटा मैंने यहां पर pairs में check कर लिया, is there anything common?
मैंने टी कॉमन लिया, 2q माइनस 3 बच गया। मैंने यहां पर लास्ट टर्म में से 2 कॉमन लिया, -3 + 2q बच गया। तो टी एज इट इज रहने गया, 2q माइनस 3। और यहां पर बेटा मैंने क्यों अभी कॉपी पेस्ट कर रहा हूं वापस से वही क्वेश्चन, इस वाले ब्रैकेट को मैं अरेंज करके लिख रहा हूं 2q माइनस 3 करके। अब देखो ये पूरा ब्रैकेट 2q माइनस 3 कॉमन आ गया, दिस होल ब्रैकेट इज कॉमन, t + 2 इज इन द ब्रैकेट, इंटू t + 2, आपके पास दूसरा ब्रैकेट आ गया। अब देखो इन दोनों ब्रैकेट्स में से मैंने x कॉमन निकाला, आई गॉट x² - 25। 25 को आई रोटेड लाइक 5 स्क्वायर, 25 ही होता है। अब इसमें बेटा मजीद फैक्टराइजेशन हो रही थी, तो आई डिड फॉर्मुला फैक्टराइजेशन अगेन, x - 5 x + 5, दिस इज दी कंप्लीट फैक्टराइजेशन, जिसमें बेटा मैंने पहले कॉमन भी लिया, उसके बाद बेटा मैंने फॉर्मुला वाली फैक्टराइजेशन यहां पर कर दी। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव a is a point 0,4, already mentioned over here. B is a point 8,0, already mentioned over here. The line L1, ये लाइन L1 एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। मैं इस लाइन की क्वेश्चन वैसे ही बता सकता हूं, इस लाइन की क्वेश्चन होगी y इक्वल टू समथिंग। हॉरिजॉन्टल लाइन की क्वेश्चन होती है y इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां पर कांस्टेंट क्या है 4। तो इस लाइन L1 की क्वेश्चन है y इक्वल टू 4। उसने पहले पार्ट में ही पूछा हुआ था, तो y इज इक्वल टू 4 इसकी क्वेश्चन आ गई। देन कह रहा है फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द लाइन L2। ये रही लाइन L2। लाइन L2 का बेटा 2 पॉइंट से पास कर रही है A और B। A पॉइंट इज 0,4, B पॉइंट इज 8,0। तो किसी भी लाइन की क्वेश्चन निकालने के लिए उसका ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट चाहिए। मुझे लाइन L2 का वाई इंटरसेप्ट पता है, दैट इज 4, ग्रेडियंट नहीं पता, निकाल लें y2 - y1 अपॉन x2 - x1, -4/8, इट इज -1/2। मेरे पास बेटा y इज इक्वल टू -12x mx, और c की जगह बेटा मैंने 4 रख दिया। y इंटरसेप्ट लाइक आई टोल्ड यू, देखो लाइन का y इंटरसेप्ट, लाइन y एक्सिस पर कौन सी y की वैल्यू में इंटरसेक्ट कर रही है, 4 पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो y इक्वल टू -12x + 4 is going to be the equation of line L2. Now they are saying C is the line, C is the point 2,3। अब C यहां पर कहीं मेंशन है पॉइंट, ऊपर कहीं मेंशन नहीं है ग्राफ में। कह रहा है पॉइंट है 2,3। मैंने ठीक है, मैंने इसको मार्क कर लिया। कह रहा लाइन L3 एक और लाइन है दैट पासेस थ्रू द पॉइंट C। मतलब ठीक है, वो C पॉइंट से पास कर रही है। कह रहा है वो L2 के परपेंडिकुलर है। मैंने बोला L2 का ग्रेडियंट -1/2 है, तो L2 का ग्रेडियंट -1/2 है, तो L3 का ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। अगर ये -1/2 है, तो सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल करो, 2/1 आ जाएगा। ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो लाइन L3 का ग्रेडियंट ये आ गया, लाइन L3 का बेटा पॉइंट ये आ गया। व्हेन यू गॉट द लाइन L3 gradient and the point, y equal to mx plus c is the formula to find out the line equation। m की जगह मैंने 2 पुट करा, and to find out the value of c I'm going to put the point, y की जगह 3, x की जगह 2, I get 2 to the 4, 3 - 4, c की वैल्यू -1 आ गई। एंड वी कैन शो कि आपके पास बेटा लाइन की इक्वेशन आ जाएगी 2x - 1। आई एम गोइंग टू अपडेट दिस, सी की जगह देखो मैंने -1 पुट कर दिया, मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ गई y = 2x - 1। तो हमने शो कर दिया y = 2x - 1 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन L3 है। ठीक है, नाउ in the next part they are saying L3 crosses the x axis at D, find the length of D CD। देखो अगर आपको किसी दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ चाहिए, तो आपको दो पॉइंट्स पता होना चाहिए।
C part is known from the previous part, which is 2,3. D part नहीं पता, D point नहीं पता मुझे, तो मैंने D point किस तरह निकालूंगा? उसने हिंट दिया हुआ है कि लाइन L3 which is 2x minus 1, कह रहा है ये x एक्सिस से क्रॉस कर रही है. जब कोई लाइन x एक्सिस से क्रॉस कर रही होती है तो उसका y 0 होता है. x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. तो अगर लाइन L3 क्रॉस कर रही है x एक्सिस से और उस पॉइंट को हम D कह रहे हैं, जिस पॉइंट पे वो क्रॉस कर रही है x एक्सिस को, तो बेटा x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है. तो D का y कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है 0 है. x क्या होगा मैं लाइन L3 की इक्वेशन से मालूम कर लूंगा, which is going to be 1/2. ये बेटा हमारे पास 1/2 is the point x coordinate of the D coordinate. Now you need to find out the distance over here. तो CD का डिस्टेंस किस तरह निकालेंगे? The formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x2 is 1/2, x1 is 2, y2 is 0, y1 is 3. जस्ट इन केस अगर आपको नहीं समझ में आ रही बात तो ये देखो बेटा, ये दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2. किसी को भी x1 y1 x2 y2 कह दो. 1/2 minus 2, 0 minus 3, y2 minus y1 whole square. 1/2 minus 2 is minus 3/2 whole square. minus 3, 0 minus 3 is minus 3 whole square. तो बेटा ये हो जाएगा 9/4, ये हो जाएगा +9. अगर आप इनको ऐड करते हो, you can use the calculator to find out the value. 9/4 plus 9. The answer is 3.35. 4. ये CD का डिस्टेंस आ गया up to 3 cm figures. 3.35. This is going to be the length of CD over here.